जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत की अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें लोगों ने अपने अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट चूज किया है। जिसमें आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को रिव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डोमेन चॉइस का पेपर होगा, जो भी डोमेन सब्जेक्ट का पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में होगा। आइए देखते हैं कि हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि इनमें से कौन सी स्पीच पंडित नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा दी गई थी आजादी के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ट्रीस्ट विथ डेस्टिनी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 14 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जो स्पीच दी थी संविधान सभा में खड़े होकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर, उसका नाम था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। इनमें से वो कौन है जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को प्रोपाउंड किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफार खान, निजाम ऑफ हैदराबाद या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो सही उत्तर है दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रोपाउंडेड की थी टू नेशन थ्योरी। नाउ, इनमें से वो कौन से चैलेंजेस थे जो हिंदुस्तान को फेस करने पड़े थे आजादी के बाद? टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन अवर सोसाइटी, to establish democracy, to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections। आप लोगों ने अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो ये 3 चैलेंजेस करके एक टॉपिक है, एक पूरा का पूरा हेडलाइन है उस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो ये तीनों के तीनों चैलेंजेस फेस करने पड़े थे आजाद भारत को शुरुआती दौर में। अगला सवाल के दोस्तों, द डॉन ऑफ फ्रीडम, ये इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? फैज अहमद फैज, मोहम्मद अली जिन्ना, अमृता प्रीतम या पंडित नेहरू? तो दोस्तों द डॉन ऑफ फ्रीडम को लिखा है फैज अहमद फैज ने। नेक्स्ट, टुडे आई कॉल वारिस शाह, ये किसके द्वारा लिखा गया? फैज अहमद फैज, मोहम्मद अली जिन्ना, अमृता प्रीतम, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों ये पंजाब की पहली कवियत्री मानी जाती हैं, इनका नाम है अमृता प्रीतम। इन्होंने ये लिखा है टुडे आई कॉल वारिस शाह। ये आपकी किताब में मौजूद है, NCERT में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। नाउ, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की संविधान सभा में प्रेसिडेंशियल एड्रेस कब दिया था? आपके ऑप्शन गए आपके स्क्रीन पर, 11th of August 1947, 12th of August 1947, 13th of August 1947 या 14th of August 1947। तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, उन्होंने पाकिस्तान के संविधान सभा में प्रेसिडेंशियल एड्रेस 11 अगस्त 1947 को दिया। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारे देश का गणतंत्र लागू हुआ, उसको मार्क करने के लिए कितने स्टैम्प्स इशू किए गए थे 1950 में डाक विभाग के द्वारा, पोस्टल ऑफिस के द्वारा? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। NCERT में ये तीनों के तीनों स्टैंप दिए हुए हैं और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस को मार्क करने के लिए, पहले गणतंत्र दिवस को मार्क करने के लिए 3 स्टैम्प्स इशू किए गए थे। दोस्तों ये जो टू नेशन थ्योरी है जिसके तर्ज पर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान बना, ये किस पर बेसिस है? मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम शुड बी 2 सेपरेट नेशंस, देयर शुड बी डिफरेंट कंट्रीज फॉर ऑल डिफरेंट रिलीजन्स, मुस्लिम should be given autonomy, only Hindus should rule the country। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है Muslims and non-Muslims should be 2 separate nations। इसी के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम साथ इस देश में नहीं रह सकते। अगला सवाल के दोस्तों, 1951 गणतंत्र लागू हो चुका था, आजादी को 4 साल हो चुके थे।
तब हिंदुस्तान में मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी थी? मुस्लिम पॉपुलेशन इन 1951 इन इंडिया वॉज अप्रोक्सीमेट 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 12% पॉपुलेशन थी 1951 में मुसलमानों की हिंदुस्तान में। दोस्तों, अंग्रेजों के दौर में अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी तो कांग्रेस थी। कांग्रेस के अलावा एक और पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हिंदुस्तान के बंटवारे को लेकर, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स शुड बी टू सेपरेट नेशंस। अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनमें से वो कौन हैं जिन्हें फ्रंटियर गांधी के तौर पर काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफार खान या सरदार पटेल। तो दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के ये सबसे बड़े नेता थे, आज के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं। इतना बड़ा नेता आज तक कोई नहीं बना वहां पर, और इनका नाम है खान अब्दुल गफार खान। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन से प्रॉब्लम्स थे जो पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान को फेस करने पड़े थे? दैट देयर वॉज नॉट सिंगल टेरिटरी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। ये बिल्कुल करेक्ट है कि भारत में ऐसी कोई टेरिटरी नहीं थी जहां पर मुसलमानों की मेजोरिटी हो, कंप्लीट मेजोरिटी हो। नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटीज एरिया वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। दूसरी दिक्कत यह थी कि जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे, हर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। ठीक है। The minorities on both sides of the border had no option except to leave their home at very short notice। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की और सिखों की माइनॉरिटी थी, मतलब उनकी संख्या कम थी मुसलमानों के मुताबिक कंपैरिजन में, और हिंदुस्तान के बंगाल और कलकत्ता प्रोविंसेस में, वेस्ट बंगाल प्रोविंसेस में, यहां पर हिंदुओं की सिखों की मेजॉरिटी थी एज कंपेयर टू मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। तो माइनॉरिटीज के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत हो गया था, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अपने घर को छोड़ो और पलायन करो बॉर्डर के इस पार उस पार। तो दोस्तों, ये तीनों तरह की दिक्कतें हिंदुस्तान को फेस करनी पड़ी थीं बंटवारे के वक्त। अगला सवाल है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन इज करेक्ट। पार्टीशन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आया, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको यह बताना है। पीपल ऑफ वन कम्युनिटी एलिमिनेटेड पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी इन द नेम ऑफ द रिलीजन एंड सिटीज लाइक कोलकाता, अमृतसर एंड लाहौर बिकम कम्युनल जोन। यह बिल्कुल करेक्ट है। जहां मुसलमानों ने पाकिस्तान में, लाहौर में खासकर, जो बॉर्डर शेयर करता है हिंदुस्तान के साथ, वहां पर मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। मुसलमानों धर्म के आधार पर हिंदुओं को और सिखों को निशाना बनाया। उसी के एवज में हिंदुस्तान में, खासकर अमृतसर और कलकत्ता में, जहां पर हिंदुओं की और सिखों की मेजॉरिटी थी, हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों को निशाना बनाया धर्म के आधार पर। तो कम्युनल वायलेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस था भारत के बंटवारे का। सेकेंड, अराउंड 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। ये बिल्कुल करेक्ट है। सही उत्तर है दोस्तों बोथ ए एंड बी। प्रिंसली स्टेट्स गॉट द पावर टू रिमेन ऑटोक्रेटिक। ये इनकरेक्ट है। सही उत्तर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, राइटर्स एंड पोएट्स डिस्क्राइब पार्टीशन ऑफ इंडिया एज। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जब तक बंटवारा नहीं हुआ था, कई बड़े बड़े राइटर, पोएट्स, एक्टर, ये सब पाकिस्तान में रहते थे, लाहौर में रहते थे। ठीक है। कई सारे अमृतसर वगैरह में भी थे, कलकत्ता में भी थे। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ देशों का नहीं हुआ, हर चीज का पार्टीशन हुआ। राइटर का, पोएट का, एक्टर का, टेबल का, कुर्सी का, हर चीज का। तो राइटर एंड पोएट्स ने पार्टीशन ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब किया था एज
डिवीजन ऑफ हर्ट, दिल बढ़ गए। विच सिटीज बिकम कम्युनल जोन ड्यूरिंग पार्टीशन, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा। वो सिटीज जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर यूजुअली हैं, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ऑल ऑफ द एबव। सही उत्तर गए ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी वॉज असैसिनेटेड ऑन 30th of January 1948। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस दिन को हम लोग मार्टर डे के तौर पर मनाते हैं, और गांधी जी की हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ उस वक्त इंडिया में कितने राज्य रजवाड़े थे, मतलब उनकी संख्या कितनी थी? 565, 566, 567 या 568? सही उत्तर के दोस्तों 565 राज्य रजवाड़े थे हिंदुस्तान में पार्टीशन के दौरान। नाउ, इनमें से वो कौन सा प्रिंसली स्टेट था जिसने सबसे पहले रिफ्यूज किया कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता? आपके ऑप्शन है ट्रेवनकोर, हैदराबाद, मणिपुर या जम्मू एंड कश्मीर। सही उत्तर के दोस्तों ट्रेवनकोर सबसे पहला प्रिंसली स्टेट बना जिसने रिफ्यूज किया कि वो हिंदुस्तान के साथ नहीं जाना चाहता, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जो कि आज केरला का हिस्सा है। ये जो केरला वाला इलाका है पहले ये ट्रेवनकोर कहलाता था। नाउ, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, या आप कह सकते हैं जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस वक्त मणिपुर के महाराज का नाम क्या था जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर मणिपुर को भारत का हिस्सा बनाया था? बोध चंद्र सिंह, कृष्णदत्त चमराजा, चंद्रगुप्त मौर्य या हरि सिंह? सही उत्तर के दोस्तों बोध चंद्र सिंह भारत की आजादी के वक्त मणिपुर के महाराज थे। निजाम ऑफ हैदराबाद की पैरामिलिट्री फोर्सेस का नाम क्या था जो कि उसने सेंड किया था लोगों को क्रश करने के लिए जो लोग विरोध कर रहे थे निजाम के खिलाफ? लिट्टे, निजाम्स आर्मी, इंडियन आर्मी या रजाकार? सही उत्तर के दोस्तों निजाम की आर्मी का नाम रजाकार था, और निजाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को सेंड किया था कि वो लोगों के मूवमेंट को दबाए, क्रश करे बाय हुक और बाय क्रुक। The accession of which princely state was resolved after plebiscite that confirmed people desire to join India? इनमें से वो कौन सा प्रिंसली स्टेट है जहां पर प्लेबिसाइट कर ये कंफर्म किया गया था कि वहां के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं, और इसीलिए वो प्रिंसली स्टेट भारत का हिस्सा बना? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर या कश्मीर। सही उत्तर के दोस्तों जूनागढ़। जूनागढ़ जो कि आज गुजरात का हिस्सा है, वहां पर प्लेबिसाइट करवाया गया था। वहां के लोगों ने कहा कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, और प्लेबिसाइट के मुद्दे से ही जूनागढ़ को रिजॉल्व किया गया था। हैदराबाद में आर्मी का इस्तेमाल किया गया था हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए। अगला सवाल के दोस्तों रिगार्डिंग, इनमें से आपको बताना है कि प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इन ऑल देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। करेक्ट है। ऑल 565 प्रिंसली स्टेट वर लीगली फ्री टू बिकम इंडिपेंडेंट कंट्रीज। हैदराबाद एक्सेशन इन इंडिया took place in 1948, ये भी करेक्ट है। द नवाब ऑफ भोपाल वॉज ईगर टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इनकरेक्ट है। याद रखिएगा कि भोपाल के नवाब भारत की संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। तो अगर ये सवाल आया कि इनमें से वो कौन सा प्रिंसली स्टेट था जो कि भारत की संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, तो सही उत्तर होगा भोपाल। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला सवाल यह है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसका मतलब होता है, अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टेट इंडिया का हिस्सा बनना चाहती थी या अग्री करती थी, तो उसको उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना पड़ेगा, तभी वो इंडिया का पार्ट बनेगी। अ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एविडेंस के तौर पर स्टेट अग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। Which group among the following options represent the three princely states that resisted their merger with India? इन जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं,
इन चारों ऑप्शन में आपको तीन तीन प्रिंसली स्टेट्स दे रखे हैं। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या इनमें से वो कौन सा ग्रुप करेक्ट है जिन्होंने इंडिया से जुड़ने से मना कर दिया था। हैदराबाद, भोपाल, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, ग्वालियर, मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर या ग्वालियर, त्रावणकोर एंड भोपाल। सही उत्तर के दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, त्रावणकोर सबसे पहले जूनागढ़ में प्लेबिसाइड करवाया गया था और हैदराबाद में इंडियन आर्मी को भेजा गया था। सही उत्तर गया है जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर। ये वो ग्रुप है जिन्होंने रेसिस्ट किया था कि हम इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते। आई थिंक ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सबको ये क्वेश्चन पता ही होगा कि इनमें से वो कौन से लीडर थे जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था प्रिंसली स्टेट को इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए। इसका सही उत्तर गया हमारे देश के पहले डिफेंस मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर, द ग्रेटेस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल। ब्रिटिश पैरामाउंसी और सुजर्निटी का मतलब क्या होता था? तो दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब होता था कि सम फॉर्म ऑफ द कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स वाज एंजॉयड बाय द प्रिंसली स्टेट। जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो सारे के सारे ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर में थे, मतलब कि सब कुछ अंग्रेजों के कंट्रोल में था मगर कुछ उनके इंटरनल अफेयर्स को वो कंट्रोल कर सकते थे। इतनी आजादी अंग्रेजों ने दे रखी थी। दैट्स कॉल्ड ब्रिटिश पैरामाउंसी और सुजर्निटी। दोस्तों सवाल बहुत इजी है कि देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पहले होम मिनिस्टर का नाम क्या था? सही उत्तर गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। हैदराबाद, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप लोग का आंसर ही मिल गया कि हैदराबाद ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में इंडिया के साथ कब एंट्री हुई थी? नवंबर 1947 में हैदराबाद एंटर किया था इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर मैं इसको काट दूं तो याद रखिएगा कि हैदराबाद इंडिया के साथ नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यथास्थिति एग्रीमेंट पर एंटर किया था। ऑपरेशन पोलो कब हुआ? ऑपरेशन पोलो वही ऑपरेशन है जिसको कंडक्ट कराया गया था रजाकार को खत्म करने के लिए, निजाम के सो कॉल्ड ईगो को खत्म करने के लिए सरदार पटेल ने, और हैदराबाद को इंडिया का हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि निजाम की अति हो गई थी हैदराबाद में। तो याद रखिएगा दोस्तों सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा हैदराबाद में। निजाम ने सरेंडर किया था और हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना था। नाउ इनमें से वो कौन सा भारत का पहला हिस्सा गया जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पर पहली बार इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था? सही उत्तर के दोस्तों मणिपुर भारत का पहला वो हिस्सा गया जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिसको असम से काटकर अलग किया गया, जिसका अस्तित्व असम से कटकर अलग होकर हुआ? आपके ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, मणिपुर या त्रिपुरा। सही उत्तर के दोस्तों मेघालय वो राज्य है भारत का जिसको असम से कटकर अलग किया गया, असम से काटकर अलग किया गया। नाउ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये कब कंप्लीट हुआ? आपके ऑप्शन गए 62, 1972, 1982 या 1992। सही उत्तर के दोस्तों 1972 में नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, इंडिया का जो पार्टीशन प्लान था उसे क्या कहा गया? गांधी प्लान, नेहरू प्लान, माउंट बेटन प्लान या जिन्ना प्लान? सही उत्तर के दोस्तों माउंट बेटन प्लान को ही इंडिया का पार्टीशन प्लान कहा गया, क्योंकि इसी के अंदर हिंदुस्तान का किस तरह बंटवारा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ लिखा हुआ था। नाउ इनमें से वो कौन से दो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के जहां पर नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी काफी ज्यादा थी? आपके ऑप्शन है पंजाब एंड यूपी, बंगाल एंड गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड बंगाल। दोस्तों पंजाब एंड बंगाल जिसका बंटवारा किया गया धर्म के आधार पर, यहां पर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी भी काफी ज्यादा थी, मतलब यहां पर हिंदू और सिख भी काफी ज्यादा मात्रा में रहते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में ऐसी कोई सिंगल टेरिटरी नहीं थी जहां पर मुसलमानों की कंप्लीटली मेजॉरिटी हो। नाउ ये तो आप लोग जानते ही हैं कि मेघालय को काट कर अलग किया गया था असम से। नाउ इनमें से वो कौन से कांग्रेस लीडर थे जिनको वेटरन गांधी भी कहा जाता था, जिन्होंने 56 दिन तक
इंडेफिनिट फास्ट किया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद मद्रास में जो मूवमेंट थे काफी ज्यादा वायलेंट हो गए थे। इनका सही उत्तर है दोस्तों पोटी श्रीरामुलु, जो अनशन पर बैठे थे बिना कुछ खाए पिए 56 दिनों तक, कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया को काटकर भारत का एक अलग राज्य बनाया जाए। अब दोस्तों सवाल यह है कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मद्रास प्रोविंसेस से काटकर भारत का अलग भाग बनाया जाए, उसके लिए एक मूवमेंट हुआ था। वहां पर आपको बताना है कि उस मूवमेंट का नाम क्या था। लोग सड़कों पर उतर आए थे, पोटी श्रीरामुलु आमरण अनशन करने लगे थे। उनकी मृत्यु के बाद पूरा का पूरा मूवमेंट वायलेंस हो गया था। सही उत्तर के दोस्तों विशाल आंध्रा मूवमेंट। नेक्स्ट, कांग्रेस की किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खुद ये बात कही थी कि हिंदुस्तान में इंटरनल बाउंड्री भाषा के आधार पर खींची जा सकती है, और कल को अगर हम आजाद होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इंडिया की इंटरनल बाउंड्री भाषा के आधार पर हो। ये कांग्रेस ने 1920 के नागपुर सेशन में कहा था, मगर तब कांग्रेस को यह पता नहीं था कि आने वाले 27 साल के बाद हिंदुस्तान का बंटवारा होगा धर्म के आधार पर। बंटवारा हुआ, और बंटवारा होने के बाद जब भारत आजाद भी हो गया और इस डिमांड को याद करवाया गया, तब सरकार को लगा कि अब क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि ये तो हमारा ही मैनिफेस्टो था एक वक्त में। अगला सवाल के दोस्तों कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी कब थी? आपके ऑप्शन है 1953, 1954, 1955 या 1956। तो मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूं कि 1953 में 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी। 1955 में इन्होंने सरकार के सामने रिपोर्ट रखी, और 1956 में पार्लियामेंट के सामने इस रिपोर्ट को रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ईयर याद रखिएगा। 53 में बनी, 55 में रिपोर्ट रखी गई, और 56 में इसको पार्लियामेंट के सामने रखा गया सरकार के द्वारा। अगला सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का जो स्टेट, मतलब इन्हें स्टेटहुड कब मिला? आपके ऑप्शन है 1987, 1988, 1989 या 1990। सही उत्तर के दोस्तों 1987 में अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम को स्टेटहुड का दर्जा मिला। ये स्टेट बने भारत के। इसका सही उत्तर तो आप लोग को पता ही है, विशाल आंध्रा मूवमेंट होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल के दोस्तों कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी 1953 में, उसके मेंबर्स कौन कौन थे इनमें से? जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिक्कर, एच.एन. कुंजरू या ऑल ऑफ द एबव? सही उत्तर के दोस्तों इन तीनों लोग, ये तीनों लोग ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के मेंबर थे, जिन्होंने 55 में रिपोर्ट रखी, 56 में इसको लोकसभा और राज्यसभा में रखा गया, और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना भाषा के आधार पर। स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन। महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्टेट है ये क्रिएट कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी को काटकर 2 अलग अलग राज्य बना दिए गए, महाराष्ट्र एंड गुजरात। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल ये कब क्रिएट हुआ? आपके ऑप्शन है 2000, 2001, 2002 या 2003। सही उत्तर के दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, इनका जन्म 9 नवंबर 2000 में हुआ। झारखंड बिहार से कटकर अलग हुआ, छत्तीसगढ़ एमपी से कटकर अलग हुआ, मध्य प्रदेश से कटकर अलग हुआ, और उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से कटकर अलग होकर एक नया राज्य बना। अगला सवाल के दोस्तों कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के चेयरमैन कौन थे? तो सही उत्तर है जस्टिस फजल अली। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसका निर्माण 1953 में किया गया था, उसके चेयरमैन थे। बाकी के.एम. पनिक्कर, एच.एन. कुंजरू इसके मेंबर थे। तो दोस्तों ये थे कुछ 50 क्वेश्चंस जो कि आने वाले सीयूईटी के एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा कारगर साबित होंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मुलाकात होगी अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।